हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछले 30 क्वेश्चन उड़ीसा सेल का जो एग्ज़ाम हुआ था उड़ीसा में 2018 में, उसके पेपर को हमने 30 क्वेश्चन पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए थे। आज उन 30 क्वेश्चन के आगे सॉल्व करेंगे। प्लीज़ जिन्होंने इस पिछली वीडियो नहीं देखा तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 30 तक क्वेश्चन हो गए थे, 30 के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके आगे ये है 30 हो गया था, 30 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का आकार बता दिए थे। ब्रीदर में क्या भरा होता है? सिलिका जेल। सिलिका जेल ये क्या करता है? जो वायु में नमी आती है उसको सोख लेता है और अंदर सूखी वायु जाने देता है। इससे क्या होता है? इंसुलेशन ख़राब नहीं होता, बाइंडिंग का इंसुलेशन ख़राब नहीं होता है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगी? जब बाहर की हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो यह उस समय नमी के प्रवाह को बाधित कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडक्शन मोटर सामान्यता के अनुरूप होती है। इंडक्शन मोटर किसके अनुरूप होती है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए क्या होता है, रोटर जो होता है इंडक्शन मोटर का वो शॉर्ट होता है, और ये स्टेटर जो होता है उसमें हम सप्लाई देते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन करंट इसमें क्या होती है? ईएमएफ इंड्यूस होती है इसमें, E2। ये क्या होती है? स्लिप फ्रीक्वेंसी के समान होती है ईएमएफ। ठीक है ना। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच कोई इलेक्ट्रिकली संबंध नहीं है, ये मैग्नेटिक रूप से जुड़ी हुई है, मैग्नेटिक रूप से। मैग्नेटिक रूप जुड़ी है। तो ट्रांसफार्मर भी यही कंडीशन होती है, मतलब दोनों म्यूचुअली रूप से जुड़ी होती है, एक दूसरे से नहीं कनेक्ट होती हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया एक ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं। एक दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसकी दो वाइंडिंग, अगर रोटर खुला होगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा है एक दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जिसकी द्वितीयक वाइंडिंग लखपतित है, सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 32 क्वेश्चन है। यदि 2 और 3 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं तो देखिए क्या होगा। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये सोर्स को यहाँ पे सोर्स लगा हुआ है 2 ओम का, ये 3 ओम का। इसमें करंट कितनी जा रही है? 3 एम्पियर। तो इसका सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे। तो R बराबर, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। धारा है 3 एम्पियर। तो V इक्वल क्या होता है? I इंटू R। तो V बराबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 बराबर 15 वोल्ट। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 वोल्ट। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 30। फिलामेंट किसके बने होते हैं? इनकेंडिसेंट लैंप जो होता है उनके फिलामेंट क्या होते हैं? सबसे पहले फिलामेंट के लिए आप याद करिए, सब पहले बनता था कार्बन का, फिर बना ऑस्मियम का, फिर इसके बाद बना टेंटालम का। उसके बाद किसका बना? टंगस्टन का। टंगस्टन का कारण क्या था? टंगस्टन बनाने का कार्यकारी तापमान ज़्यादा होता है, गलनांक कम होता है। ठीक है। इसके और इसका प्रचालन, ये इसकी प्रतिरोधकता भी नगण्य होती है, मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक इसका क्या होता है? नगण्य होता है। तो अगर इसमें ये चारों ऑप्शन दिए और आल दिया है तब तो हम आल को चूज करेंगे। लेकिन अगर इसमें देखिए कार्बन भी दिया है, टंगस्टन भी दिया है, तो इस समय कौन सा यूज किया जाता है? टंगस्टन। इसलिए हम टंगस्टन को पहली प्राथमिकता देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स में हीटिंग एलिमेंट किस मिश्र धातु की बनाई जाती है? किस मिश्र धातु की बनाई जाती है? तो इलेक्ट्रिक आयरन मतलब विद्युत इस्त्री, इस्त्री मतलब प्रेस। प्रेस में क्या क्या होता है? निकिल आयरन की मिश्र धातु होती है, निकिल की और आयरन की मिश्र धातु होती है। इसके बनाने का मतलब क्या है? इसका जो
परमिएबिलिटी होती है, निकिल आयरन के मिश्र धातु की परमिएबिलिटी होती है 5000 होती है, ठीक है ना। तो ये जल्दी से चुंबकित और विचुंबित दोनों हो जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें क्या होगा आंसर, निकिल आयरन की मिश्र धातु, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि तार का प्रतिरोध 0.5 है तो चालकता क्या होगी। चालकता बराबर क्या होता है, 1/, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कितनी दी हुई, चालकता को जी से दर्शाते, प्रतिरोधकता को आर से। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, 1/0.5, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगी, दशमलव हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 5 2 मतलब 2 महो, सीमेंस या महो दोनों, इसकी यूनिट क्या होती है, सीमेंस या महो, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, 2 सीमेंस, तो ये होगा, या कि सीमेंस लिखा होता है या कि महो लिखा हो, दोनों ही सही हैं, इसलिए ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होता है। देखिए इसमें वाट दे दिया है, तो वाट के लिए फार्मूला क्या होता है, पी से दर्शाते, पी इक्वल वी आई, ये वाट का पावर का फार्मूला होता है। हमको निकालना क्या है, रेजिस्टेंस, और दिया क्या है, वोल्टेज और वाट, ये दिया है, ये इससे हम करें रेजिस्टेंस को डिप्लेस कर देंगे, तो आर इक्वल वी अपान आई, तो पी इक्वल क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान आर। वी का मान कितना दिया है, 200 इंटू 200 बटे आर, आर निकालना है तो आर इधर चला जाएगा, पी इधर आ जाएगा, पी कितना दिया है 200 वाट, तो ये कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, आर बराबर 200 ओम। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, 200 ओम, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए आवर्तकाल कितना होगा। अब देखिए टी इक्वल क्या होता है, 1/f, ये कितना दिया है, कितना 200 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, तो 1/2 इंटू 10 की पावर -2 कर सकते हैं, ये वाले जीरो को उधर ले जाए हम, ठीक है। एक में 2 का भाग देंगे, 0.5 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 5 मिली सेकंड, ठीक है। 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली, तो इसके क्या हो जाएगा 0.0, हाँ, तो उसमें हम कितना लाए थे 0.5 इंटू 10 की पावर -2, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं 0.005 सेकंड। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारा हो जाएगा 0.005 बी नंबर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया है, CRT की स्क्रीन पर लेपित किया जाता है। तो CRT का मतलब क्या होता है, CRT बराबर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इसमें जो स्क्रीन होती है उसमें क्या होता है, फास्फोरस का लेपन किया होता है, जैसे हमारा ट्यूब लाइट है उसी प्रकार स्क्रीन इसमें फास्फोरस का लेपन किया होता है, यह फ्लोरोसेंट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, क्या लेपित होता है, तो इसके लिए फास्फोरस का लेपन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वेव बाइंडिंग में समांतर पाथों की संख्या क्या होगी। वेव बाइंडिंग मतलब सीरीज बाइंडिंग, जैसे एक बाइंडिंग ये, एक बाइंडिंग ये, एक बाइंडिंग ये, ठीक है ना, मान 3 बाइंडिंग है, तो इसमें पैरेलल पाथ की संख्या 1 और 2, ऐसे जितनी भी बाइंडिंग ये लगातार चलती जाएंगी, तो ये सीरीज बाइंडिंग है। तो सीरीज बाइंडिंग में क्या होता है, मतलब वेव बाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होते हैं, 2, एक ये और एक ये, लेकिन अगर लैप होती है तो लैप में ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ए बराबर होता है पी के, मतलब लैप बाइंडिंग आर इसके बराबर होती है, लैप बाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या पोल के बराबर होती है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेव बाइंडिंग में 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्लिप ऑन मीटर
ये देख, क्लिप ऑन मीटर मतलब हाई वैल्यू की करंट ये एक प्रकार की सीटी है। इसी प्रकार टोंग टेस्टर भी एक प्रकार का सीटी है। ठीक है। एनर्जी मीटर से किलो वाट आवर खपत ऊर्जा मापते हैं, टेकोमीटर से गति को मापते हैं, और मेगर द्वारा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस या इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? टोंग टेस्टर। ठीक है ना। इसके लिए हमारा आंसर होगा टोंग टेस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सिंगल फेज ऊर्जा मापी में विकर्षण एरर किस तरह कम किया जाता है? एनर्जी मीटर में क्या होता है, ये जैसे ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है ना, ये हमारा क्या करते हैं, ब्रेकिंग टार्क उत्पन्न करते हैं। तो ये जैसे हमारे मूविंग सिस्टम ये लगा हुआ है तो डिस्क घूमती रहेगी। तो क्या होगा, अगर लोड हमारा नहीं जुड़ा है, सप्लाई तो ऑन लेकिन लोड नहीं जुड़ा है, फिर भी इसकी डिस्क लगातार थोड़ी थोड़ी स्पीड से घूमती रहती है। तो इसमें क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट के स्थान पर हम दो इसमें होल कर देते हैं। तो ये क्या होता है, होल इसको काट नहीं पाती, ये होल इसकी फ्लक्स को, परमानेंट मैग्नेट की फ्लक्स को काट नहीं पाती है, जिससे ये घूम नहीं पाती, और इसे हम क्रीपिंग एरर से समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, क्रीपिंग एरर को समाप्त करने के लिए तो शंट मैग्नेट के बाहरी लिम्ब को लंबपतित या लूप का उपयोग करते हैं। स्पिंडल के सामने की तरफ ये जो हमारी डिस्क, स्पिंडल मतलब डिस्क, इसमें जो है तो परमानेंट मैग्नेट के यहाँ पर होल कर देते हैं। इसके लिए हमारा आंसर होगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जीएलएस लैंप के आधार पे कार्य करता है। इनकेंडिसेंट जर्नल, जीएलएस का फुल फॉर्म होता है जर्नल लाइटनिंग स्कीम। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे होते हैं सभी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे कार्य करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तापी प्रभाव पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरपोल का क्या कार्य है? इंटरपोल क्या होता है, जैसे हमारी ये है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, यहाँ पे पोल लगे हुए हैं, पोल, ये इनके पोलों के मध्य में छोटे आकार के ये पोल लगे होते हैं, ये इंटरपोल कहलाते हैं। ये कैसे लगे होते हैं, आर्मेचर के सीरीज में लगे होते हैं। और ये क्या करते हैं, कम्यूटेटर में डीसी, जहाँ पे आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर भी लगे होंगे, ठीक है ना, ये जो कम्यूटेटर लगे होंगे, तो कम्यूटेशन की क्रिया के कारण इसमें कम्यूटेटर में स्पार्किंग होगी, तो स्पार्किंग को कम कर देती है। ये कैसे कम करते हैं, जो हमारा एमएनए और जीएनए है ना, तो एक स्थिति में एक ही स्थान पे रहता है नो लोड में, लेकिन जैसे ही लोड बढ़ता है तो हम एमएनए मोटर की घूमने की दिशा में, जनरेटर की घूमने की दिशा में आई की ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे और इस अक्ष के समान मतलब कि अपने सामने वाली कॉइल्स को शॉर्ट करता है, जिससे इसमें स्पार्किंग कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्पार्किंग को कम करने के मतलब कम्यूटेशन को कम करने के लिए ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तुल्यकाली मोटर की संरचना किसके समान होती है? तो तुल्यकाली मोटर क्या होता है, जिस प्रकार डीसी मोटर बराबर डीसी जनरेटर है, उसी प्रकार सिंक्रोनस मोटर क्या है, अल्टरनेटर। सिंक्रोनस मोटर किसके समान है, अल्टरनेटर के समान है। ठीक है। प्रत्यावर्तक। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर चालकों को, देखिए बताया ना, यह इंडक्शन मोटर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सेकेंडरी शॉर्ट है, मतलब ये जो रोटर हमारा सेकेंडरी है और ये स्टेटर हमारा, स्टेटर है प्राइमरी, ये है हमारा सेकेंडरी। तो इसको हमेशा शॉर्ट करेंगे। अगर ये ओपन रख गया तो इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, ओपन हो गया तो, जब करंट प्रवाहित नहीं होगी तो करंट प्रवाहित नहीं होगी तो इस लेंज के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा तो ये घूमेगा नहीं, मतलब इसको हमेशा शॉर्ट रहना है चाहिए, इसको हमेशा कैसा रहना चाहिए, शॉर्ट। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, रोटर चालकों को
स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को ये सर्पी वाले और स्लिप रिंग के माध्यम से लघुपतित करना चाहिए। नहीं, स्लिप रिंग नहीं होता है, एंड रिंग के माध्यम से, ये होगा इसका, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में वो लगी ही नहीं रहती है स्लिप रिंग। तुम्हारा इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा? 45। 46 क्या कहता है? 3 फेज स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का क्या होती है? ठीक है ना। तो स्टार कनेक्शन में VL जो होता है √3 होता है VPH का, ठीक है। और IL क्या होता है? IL IPH के बराबर हो, मतलब फेज करंट ये होता है स्टार में। और डेल्टा की अगर बात करते हैं तो इसमें VL बराबर VPH होता है तथा IL बराबर √3 IPH होता है। तो इसमें क्या पूछा है? स्टार संयोजक में, तो हमारा इसके लिए क्या होता था? लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। √3 का मान कितना होता है? 1.732, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सेल टाइप कोर में कितनी लिम्ब होती है? ठीक है ना। तो ये है हमारा सेल टाइप। तो इसमें ये और ये दो बाहरी लिम्ब है और ये मोटी वाली इंटरनल लिम्ब है। इस पर हम क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। ये हमारी यहाँ पे वाइंडिंग होती है, ठीक है। इंटरनल वाइंडिंग ये करते हैं। तो इसमें कितनी लिम्ब होती हैं? 3 लिम्ब होती हैं। अगला क्या कहता है? AC के RMS मान और सामान्य मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? AC का RMS मान, RMS वैल्यू अपान औसत वैल्यू, सामान्य मतलब औसत, तो क्या होगा? इसका मान कितना होता है? 0.707 VM और इसका 0.632 VM। तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो इसका मान कितना था? 1.11। ये किसका मान होता है? फॉर्म फैक्टर का। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्म फैक्टर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रेरकत्व को कहते हैं, प्रेरकत्व मतलब एल का क्या होता है? हेनरी। अगर C होता तो फैराड, R होता तो ओम। तो इसके लिए हमारे क्या होगा आंसर? प्रेरक को हेनरी कहते हैं। लेकिन अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलता है तो उसकी यूनिट होती है ओम, क्योंकि वो धारा का अपोज करते हैं। जो अपोज करेगा उसकी यूनिट ओम में होती है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में इंसुलेटर के लिए अनुवांशिक विकर्षण दूरी क्या होती है? मतलब जैसे ये एक केबल है जमीन के अंदर, एक ही केबल है, इनके बीच की दूरी किस पर डिपेंड करती है? तो अगर अत्यधिक है तो ये 25 केवी की 25 मोटाई की केबल है, 25 प्रति केवी, मतलब 25 में 1 केवी जा रही है। तो इनके अत्यधिक में जो मतलब कि 2 केबल हैं उनमें 25 केवी से ज़्यादा की वोल्टेज नहीं होनी चाहिए प्रति में। इसलिए इसके विकर्षण दूरी क्या होती है? 25 प्रति किलो वोल्ट, ठीक है ना। 1 किलो वोल्ट में 25 की डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अमीटर में बदलना है मतलब कि ये अमीटर है हमारा, इसमें पैरेलल में शंट लो वैल्यू का, ये होता है लो वैल्यू का, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर की बात कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या करेंगे? शंट को लगाएंगे। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? समांतर में प्रतिरोध को जोड़ देना चाहिए, ठीक है। मेगर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मेगर का उपयोग का 2 काम है। पहला है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस तथा दूसरा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है? मेगर का उपयोग विद्युत रोधक प्रेरकत्व वोल्टेज धारता है। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? इसका इंसुलेशन टेस्ट के लिए विद्युत रोधक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट में किस अवयव का उपयोग स्टार्टिंग के समय वोल्टेज वृद्धि करने के लिए किया जाता है? तो इसमें किसका यूज किया जाता है? ये चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होती है? स्टार्टिंग के समय 1000 वोल्ट तक का वोल्टेज उत्पन्न करती है, ठीक है ना। इसका लीकेज रिएक्टेंस एक्सेल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जब वोल्टेज बढ़ाएगी शॉर्ट सर्किट करंट भी बहुत ज़्यादा होगी। जब उसके स्टार्टर कॉन्टेक्ट जब दूर होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट करंट प्रवाहित होती है। करंट के परिवर्तन के कारण इतना वोल्टेज उत्पन्न किया, और जब गैस आयनीकृत हो गई तो शॉर्ट सर्किट करंट कारण यह शॉर्ट सर्किट करंट को कंट्रोल भी करता है। इसलिए किसका यूज किया जाता है? चोक का। ये सॉरी, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। देखिए कैसे, Q इक्वल क्या होता है? I इंटू टी। I बराबर Q अपान टी। Q को क्या कहते हैं? आवेश बटे समय। प्रति सेकंड मतलब प्रति है, ये प्रति है बटे, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, प्रति सेकंड आवेश आवेश को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? धारा। ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ में पंखे, सॉकेट और प्रकाश के लिए, तो इसके लिए क्या होता है? जो हमारा लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग के लिए क्या होता है? 800 वाट और 10 पॉइंट। लेकिन अगर पावर की बात होती तो इसमें 3000 वाट और 2 पॉइंट। इसमें जो स्विच यूज की जाती है 6 एम्पियर की, और इसमें जो स्विच यूज की जाती है 16 एम्पियर की। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर होगा? इसमें लाइटिंग के लिए पूछा है तो हमारा 800 वाट 10 पॉइंट, 800 वाट 10 पॉइंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट में 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करने कितने कूलाम का आवेश? ये बताया ना, Q इक्वल क्या होता है? I इंटू टी। तो आवेश को निकालना 1 मिनट में, तो 10 इंटू 1 मिनट, एक को सेकंड में हम चेंज करेंगे क्योंकि इसकी यूनिट होती है एम्पियर सेकंड में, तो इंटू 60 तो 600 कूलाम। तो इसके लिए आंसर क्या होगा? 600 कूलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर सोल्डर की संरचना है? कठोर सोल्डर मतलब कि जैसे 2 केबल है यहाँ पे, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, तो लेड और टिन सबसे मजबूत होती है, लेड और टिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पार्श्व परिपथ में सभी अवयव सिरे से जुड़े होते हैं, सभी अवयव समान में धारा प्रवाहित होती है। पार्श्व का परिपथ का मतलब होता है पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो इसमें क्या होते हैं? धारा अलग अलग होती है सभी में। सभी अवयव सिरे से जुड़े होते हैं, सभी अवयवों में समान धारा प्रवाहित होती है, ये गलत है। सभी अवयव शक्ति आपूर्ति जुड़ते हैं, ये सही है। सभी अवयव के पास पास जुड़े होते हैं, इसमें क्या होगा? सभी अवयव की शक्ति आपूर्ति से जुड़े होते हैं, सभी अवयव शक्ति आपूर्ति से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। इसका ये भी हो सकता है, इसका सी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्योंकि सिरों से जुड़े हो, सभी अवयव सिरों से जुड़े होते हैं। मतलब ये पॉइंट सभी इससे जुड़े रहेंगे, सभी से जुड़े रहेंगे, सभी से जुड़े रहेंगे, मतलब इनका सही पॉइंट एक ही समान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टेंटन में क्या होती है? मिश्र धातु। कॉन्स्टेंशन एक मिश्र धातु है, इसमें कॉपर प्लस निकिल होता है, इसमें कॉपर प्लस निकिल होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, संधारित्र मिलकर बना होता है। संधारित्र की संरचना कैसी होती है? ये चालक प्लेटें होती हैं, ये चालक प्लेटें, इसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कुचालक भरा होता है बीच में, और ये चालक प्लेटें होती हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? C इक्वल एप्सिलॉन 0 A अपान डी। डी का मान क्या होता है? इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ए होता है प्लेटों का क्षेत्रफल, और ये जो ये होता है ये परावैद्युत सामर्थ्य होता है, मतलब कौन सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे रखा गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? संधारित्र में चालक द्वारा पृथक 2 इंसुलेटर, इंसुलेटर द्वारा पृथक 2 चालक, इसका होगा बी नंबर, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संधारित्र से मिलकर बना होता है, इसको बता दिए ना।
संधारित्र किससे बना होता है? इंसुलेटर द्वारा पृथक दो चालक से। ये हमारे दो चालक हैं जो बीच में इंसुलेटर द्वारा आपस में जुड़े हुए नहीं, पृथक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अल्टरनेटर की रेटिंग क्या होती है? अल्टरनेटर की रेटिंग होती है केवीए में। क्यों होती है? क्योंकि लोड का पावर फैक्टर हमको पता नहीं रहता, इसलिए इसकी रेटिंग केवीए में होती है। डीसी मोटर या जनरेटर की रेटिंग होती है किलोवाट डीसी मशीन की, क्योंकि हमको पता है कि इसका पावर फैक्टर कोई भी लोड हो, पावर फैक्टर हमेशा एक ही होगा, इसलिए हमको इसकी रेटिंग किलोवाट में होती है, जबकि अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में होती है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवीए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रिक आयरन में बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके होता है? इलेक्ट्रिक आयरन मतलब कि इलेक्ट्रिक आयरन में हमारा इस्त्री ले लीजिए, विद्युत इस्त्री, इसमें चालन या कि धारा के कारण भी होता है, जो कि इंडक्शन के कारण, और संवहन सीधे डायरेक्ट भी होता है, मतलब दोनों के कारण, आंशिक चालन आंशिक वहन। इसके लिए हमारा ये आंसर होगा डी नंबर। विकर्षण में देखा जाता है, अभी बताया ना पिछले क्वेश्चन में कि ये परमानेंट मैग्नेट है, इनमें क्या होती है? डिस्क लगी होती है एनर्जी मीटर में, ये घूमती है। तो इसमें क्या होता है कि जब लोड नहीं रहता तो भी ये डिस्क घूमती है, तो इसमें क्या करते हैं? होल करते हैं। इसको क्या कहते हैं? घूमना, क्रीपिंग एरर। क्रीपिंग का हिंदी क्या होता है? विसर्पण एरर। तो इसके लिए हमारा क्या हो, किसमें होता है विसर्पण एरर? विसर्पण एरर हमारा होता है एनर्जी मीटर में। ठीक है, ट्रांसफार्मर में स्लजिंग मुख्यतः वजह से होता है। स्लजिंग मतलब कि बाइंडिंग का आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाना, तो तेल में नमी के कारण होता है स्लजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इंडक्शन मोटर में टूथ सा हार्मोनिक गुंजित स्वर किस कारण से होता है? तो क्या होता है कि इंडक्शन मोटर में हमारा ये रोटर ही स्टेटर, तो क्या होता है, कहीं पे ज़्यादा एयर गैप, कहीं पे कम एयर गैप, तो इसमें क्या होता है? आवाज़ आती है। जैसे ट्रांसफार्मर में दो प्लेटों के बीच एयर गैप कारण मैग्नेटोस्ट्रक्शन हमिंग साउंड आता है, उसी प्रकार इसमें गुंजन का साउंड आता है। ये किस कारण से होता है? यहाँ पे स्टेटर रोटर के मध्य एयर गैप सही अनुपात में हर जगह न होने के कारण। तो इसके लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा? वायु अंतराल में रिलक्टेंस सही न होने के कारण, रिलक्टेंस में परिवर्तन। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिए थे और 35 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं दी, डिस्क्रिप्शन में देखकर वीडियो को देख लीजिए, और प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।